नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबरों की खबर में आज हम आपके सामने 4 ऐसी खबरें रखने जा रहे हैं जो आपके हित से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने बारी बारी से वो 4 खबरें रखेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली स्टोरी दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर है, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल और पार्टियां, लेकिन इस बीच ऑपरेशन 29 ये हम आपको दिखाएंगे और ये क्या होगा ये आप विस्तार से देखेंगे जब हम स्टोरी दिखाएंगे। दूसरी स्टोरी में हम आपको उत्तर प्रदेश ले चलेंगे और उत्तर प्रदेश के संभल ले चलेंगे, जहां पर राजनीति जबरदस्त तरीके से फिर से गरमा गई है। जहां शाही जामा मस्जिद पर पहले ही विवाद हुआ था, फिर जगह जगह पुराने मंदिरों के मिलने से हलचल तेज हुई। अब कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के एक बयान से संभल पर सियासी दंगल छिड़ गया है, यह हम आपको बताएंगे। और तीसरी स्टोरी होगी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में के बीजापुर में नक्सली हमले की खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। ये सही है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन इस हादसे से उठ रहे चूक को लेकर 4 सवाल हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और चौथी खबर होगी जिसका इंतजार 3 दशक से हिंदुस्तान को था। भारत ने ऐसी पुलिस व्यवस्था बनाई है जिसमें अब दाऊद को पकड़ना नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से। और दिल्ली की जो खबर है वो हम आपके सामने सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करके नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी समेत कांग्रेस के नेता जीत के दावे करने लगे। आज से चुनाव तक दिल्ली में शुरू हो चुका है ऑपरेशन 29, जिसके जरिए आप जान सकेंगे कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, आगे क्या क्या हो सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो गया है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इससे पहले बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो चुका था। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। किसके संगीत पर दिल्ली की जनता अब की बार झूमेगी, इसकी तारीख तय हो गई है। वो तारीख अब तय हो गई है जिस दिन पता चलेगा कि किसकी होगी दिल्ली। इस सवाल का फैसला 5 फरवरी को होगा और इसकी घोषणा 8 फरवरी को की जाएगी। दिल्ली में चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। Entire election process after counting will be complete by 10th. इस ऐलान के साथ आज शुरू हो गया दिल्ली में ऑपरेशन 29। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर भी कस ली है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। दिल्ली की जनता जाग चुकी है, आम आदमी पार्टी को हराएगी और भाजपा को लाएगी। इस ऑपरेशन 29 में सियासी हल्ला बोल है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। इस ऑपरेशन 29 में काम की दुहाई है। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। इस ऑपरेशन 29 में भाषा की टूटती मर्यादा है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना
प्रजा थी अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। इस ऑपरेशन 29 में आहत भावनाओं के आंसू हैं। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस ऑपरेशन 29 में दोस्तों की दुश्मनी है। क्यों वो देश विरोधी है, कल 11:30 बजे मैं प्रेस वार्ता करके बताऊंगा सबूतों के साथ। लेकिन रोज एक नए वायदे के साथ वो आ रहे हैं, तो 10 साल में फिर क्या काम हुआ? वही तो फर्जीवाल, तभी तो वो फर्जीवाल है। इस ऑपरेशन 29 में गुस्सा और तिलमिलाहट है। लेकिन सवाल है कि इस ऑपरेशन 29 में जनता के लिए क्या है? इस ऑपरेशन 29 को डिकोड करने के लिए ही एनडीटीवी के संवाददाता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हालात का जायजा ले रहे थे कि 29 दिन बाद क्या रहने वाला है पब्लिक का मिजाज। जहां मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है, वहां मौजूद थे हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। ठंड का समय है, मैं मालवीय नगर में हूँ और आप देख सकते हैं लोग आग ताप रहे हैं, ये बहुत अच्छा नजर है। आप आइए और आप बताइए, दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 5 तारीख को चुनाव में वोट करेंगे? करेंगे। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं, बताएं क्या वोटिंग आपने सुना, आपको मालूम चल गया होगा। 5 तारीख को वोट है दिल्ली में, उसके बाद 8 तारीख को काउंटिंग है। हाँ जी, तो मालवीय नगर के सबसे बड़े मुद्दे क्या क्या है? जल भरा हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा तो बारिशों में जल पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अंदर तक भी आता है। लेकिन अब थोड़ा सही करवाया है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। आपकी बात, अब दोबारा बरसात हुई नहीं ना, अब बरसात होगी तो पता चलेगा कि अब घर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी वैसे करवाया है, एक पार्टी ने सही करवाया काम, आम आदमी वालों ने, बाकी और तो कोई आता ही नहीं देखने। जिस नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने 11 साल पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हराया था, वहां केजरीवाल को कांग्रेस से टक्कर दे रहे हैं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। मैं इस वक्त नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद हूं और कड़ाके की ठंड में जिस तरीके की लाइन आप यहां पर देख रहे हैं प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए, सवाल उठता है कि क्या उसी तरीके की लाइन में लगकर लोग दिल्ली के चुनाव में भी मतदान करेंगे? दिल्ली के चुनाव में मतदान करेंगे कि नहीं? इसी तरीके की लाइन में लग के? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब कुछ। जॉब भी मुद्दा है? बिल्कुल है जी। बिना नौकरी के क्या है? जब कमाएंगे ही नहीं तो फिर रहेंगे कहाँ? कमाना भी तो जरूरी है। तो नेता कुछ कर रहे हैं नौकरियों के लिए? नेताजी देखो, अब जो आता है वो सब अपने अपने लिए ही आते हैं, करना तो हम नहीं है फिर भी, और नौकरी मिल जाएगी तो ज्यादा बेटर है। आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दे हैं? सब सेम ही है, अपना भी यही, साथ में काम करते हैं फील्ड में। जॉब का मुद्दा है, एजुकेशन का, यही मुद्दा है, जो आता है अपने लिए करता है। एजुकेशन भी मुद्दा है, यहाँ तो बोला जाता है एजुकेशन में काफी कहीं नहीं, कुछ नहीं। एजुकेशन में जाके देखिए ना स्कूलों में क्या हाल हो रहा है। आतिशी जी से पूछिए जाके कितनी जगह पे क्या क्या कमियां निकाली उन्होंने। अभी देखिए पीछे हमने देखा उनका भी, हाँ कितनी कमियां अभी जाके देखिए, कहने की बातें होती हैं सब। पटपड़गंज से जीत की हैट्रिक लगाने वाले मनीष सिसोदिया को इस बार वहां से डर लगता है, इसीलिए वो जंगपुरा से चुनावी मैदान में है, जहां का हाल बता रहे हैं एनडीटीवी संवाददाता अश्विनी कुमार सिंह।
ठंड, दिल्ली की ठंड भी बढ़ चुकी है और दिल्ली की ठंड में यहाँ कुछ लोग भी हैं जो आग सर वैसे भी मार्केट तो चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। सर्दियों के बीच में गर्मी की, राजनीतिक पार्टियों के बीच गर्मी शुरू हो गई है। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार यहाँ पे? माहौल बीजेपी का है जी, बिल्कुल एकदम। तो कुछ मुद्दे हैं या क्या लगता है कि सरकार ने काम नहीं किया, नाखुशी? जितनी केजरीवाल ने घोषणा कर रखी, इतना पैसा का उसने प्रिंटिंग प्रेस लगाई है नोट छापने के लिए, पैसा आएगा कहाँ से? पंडितों को 18,000, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में भी, लेडीज़ों को भी कहाँ से पैसा लाओगे? आप बताइए मुझे एक बार, दिल्ली के में कहाँ से इनकम आ रही है और कितनी इनकम आ रही है, और जो बटेगा वो कहाँ से बटेगा? सरकार की योजना, जो नौकरी कर रहे हैं उनको तो पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। जो वो आए थे एक प्रतिनिधि के तौर पे आए थे, जिसके मुंह में बोली नहीं था, उसका आवाज़ बन के आया था केजरीवाल, लेकिन उल्टा उसने तो दारू बेचने लगा, एक के साथ एक फ्री देने लगा और पूरी दिल्ली को बर्बाद करने पे तुल गए। आज दिल्ली का इतना विचित्र हाल है, इतना सड़क, पानी का, सब कुछ का समस्या है और वो फ्री बांट रहे। अरे आप बात किए थे ठेकेदारी के, कहाँ गए आपके वादा? 10 साल में आपने कितने लोगों को पक्के करा, कितने को आपने ग्रेजुअलिटी दिलाए, कितने को आपने, कहीं भी आपके वादा पूरा नहीं हुआ। तब सभी दलों के नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सवाल चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट को लेकर भी उठाया। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। हालांकि ऐसे आरोपों का अंदाजा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पहले से था, इसीलिए तारीख का ऐलान करने से पहले ही शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया था। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। दरअसल दिल्ली में अब की बार 3 राजनीतिक दलों का इकबाल और एतबार दोनों ही दांव पर लगे हुए हैं। सवाल है, क्या शानदार जीत वाली हैट्रिक आप लगा पाएगी? सवाल है, क्या 15 साल लगातार राज करने वाले कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? और सवाल है, क्या 20वीं सदी में दिल्ली में राज करने वाली बीजेपी को 21वीं सदी में मौका मिलेगा? इसके लिए तीनों दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को, जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं हैं, हमारे पास सांसद नहीं हैं, कॉरपोरेटर नहीं हैं, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके, जोड़ के, संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने, और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है, तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। 1993 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में बीजेपी को 43% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 35% वोट मिले थे, जबकि जनता दल को उस वक्त 12% वोट मिले थे, जिसने कांग्रेस को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तब बीजेपी ने 70 में से 49 सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल में बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज। उस वक्त एक बार जनता ने बीजेपी को महंगे प्याज का ऐसा आंसू रुलाया था कि आज तक बीजेपी की आंखों में सत्ता पाने वाली खुशियों के आंसू आए ही नहीं। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है। दिल्ली के लोगों का जीवन आसान हो,
इसके लिए दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री जरूरी है। अब की बार क्या होगा ये जनता 29 दिन में तय कर देगी। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास आज तक खुराना और साहिब सिंह वर्मा जैसे नेता नहीं हुए। फिर दिल्ली के लोगों का माइंडसेट ऐसा दिखता है कि वो केंद्र में मोदी और राज्य में केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। उस पर से आप सरकार की मुफ्त बिजली पानी यात्रा और मोहल्ला क्लिनिक जैसे आइडिया मध्यम और निम्न वर्गीय लोगों को लुभाते गए। इसका फायदा 10 साल तक तो मिला, लेकिन अब की बार क्या होगा, अब इंतजार इसी का है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो साल 2015 और साल 2020 के दो शानदार चुनावों में जीत के बाद केजरीवाल का जो कद था वो बहुत बढ़ गया था, लेकिन उन पर रेवड़ियां बांटने का भी आरोप लगा। उन पर यह आरोप इतनी बार लग चुका है कि 2015 में जब उन्होंने रेवड़ियां बांटने की शुरुआत की तो वो थी फ्री बिजली और मुफ्त पानी। और देखिए, इसी पर हमलावर अंदाज अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहने लगे कि हाँ, मैं दिल्ली के लोगों को रेवड़ियां देता हूँ। तो हम आपके सामने पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल ने जो 6 रेवड़ियां बांटी हैं या जिसका स्वप्न दिखाया है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला था फ्री बिजली और दूसरा था फ्री पानी, तीसरा था फ्री इलाज दवा और चौथा था महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, पांचवा था फ्री पढ़ाई और फ्री तीर्थ यात्रा। तो ये वो रेवड़ियां थीं जो अरविंद केजरीवाल ने अब तक बांटी हैं पिछले 10 साल में। अब राज्य के खजाने का सवाल तो बात का है। अभी तो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको रेवड़ियां बांटनी पड़ेगी। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने 4 और बड़ी रेवड़ियों का ऐलान कर दिया है। इन शब्दों का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल खुद करते हैं। अब देखिए, उन्होंने क्या किया है। हर महीने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वायदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये की योजना चालू है, चुनाव जीत के आएंगे 2100 रुपये हर महिला के खाते में दिए जाएंगे। दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये मासिक तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। बुजुर्गों को पेंशन देने और उनके इलाज के लिए संजीवनी योजना का भी ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है और उसमें शामिल है मुख्यमंत्री आतिशी भी। दिल्ली में 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव के बाद सारे पैटर्न बदल गए। अन्ना आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी को अभी गठन हुए 1 साल ही हुआ था और इस चुनाव में उसने खेल बदल दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के सपनों को यहां पर चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस तो उससे अब तक उबर भी नहीं पाई है। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिले और 28 विधानसभा सीटों पर उसने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 33% वोट मिले और 31 विधानसभा सीटों पर उसे जीत मिली। कांग्रेस को 25% वोट मिले और 28 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीच में ही इस्तीफा दे दिया और मध्यावधि चुनाव हुए। 2015 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो खेल फिर बदला। इस बार आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 30 से बढ़कर 54% हो गया, लगभग डबल, यानी कि 24% का उछाल आया और सीटें भी बढ़कर जो है वो 67 हो गई, वो भी डबल हो गई। जबकि बीजेपी को 32% वोट मिले, उसके वोट शेयर में 1% की कमी हुई और सीटें रह गई 3। जबकि कांग्रेस 10% पर सिमट गई और 0 रहा उसका विधानसभा सीटों का आंकड़ा। 5 साल बाद 2020 में जब फिर से चुनाव हुए तो 54% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, लेकिन उसकी सीटें 62 हो गई, यानी कि 5 सीटें कम हुई। वहीं बीजेपी की 5 सीटें बढ़ गईं, जबकि उसका वोट फीसदी 32 से बढ़कर हो गया 38, 6% वोट शेयर उसका बढ़ा। इस बीच कांग्रेस को 4% वोट के साथ संतोष करना पड़ा और सीटें फिर से उसकी रह गई 0। इन सब के बीच दिल्ली में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई है। मोदी सरकार ने राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को स्मारक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके लिए प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान बिना मांगे मिला है, जो उन्हें बेहद भावुक कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें बाबा के स्मारक बनाने के लिए धन्यवाद दिया। बाबा कहती थी शर्मिष्ठा अपने पिता प्रणब मुखर्जी को, सरकार के फैसले का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं और ये इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इसके लिए उन्होंने कभी प्रधानमंत्री से कुछ कहा ही नहीं था। प्रधानमंत्री के इस अचानक फैसले को वास्तव में वो दयालुता का
और भावुकता का एक लम्हा मानती है। सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या इसका असर दिल्ली में रहने वाले 2 लाख बंगाली वोटरों पर हो सकता है, जिनका कम से कम 4 विधानसभा क्षेत्रों में असर बताया जाता है? तो सुनिए शर्मिष्ठा मुखर्जी क्या कहती है। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो हैं, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे, बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग। अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां दिल्ली के ही साथ मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी जो 2 साल बाकी है ना, उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी अलग अलग मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते रहते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है संभल का, जिस पर समाजवादी पार्टी ने आज कहा कि योगी सरकार को छिपा रही है। इस पर बीजेपी ने यह कहते हुए पलटवार किया है कि अखिलेश के अंदर संभल का सच स्वीकारने की हिम्मत नहीं। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी ने संभल के मामले में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया। आखिर यूपी सरकार क्या छिपाना चाहती है? शिव चरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। अखिलेश जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई, उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है। ये मजहबी गोलबंदी की राजनीति अब सफल होने वाली नहीं है। संभल को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत संजीदगी के साथ संभालने का काम किया, वरना आपकी सरकार होती तो संभल में आसपास में दंगे होते जो महीनों तक चलते, जैसे मुजफ्फरनगर में हुए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा पर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है, लेकिन यूपी की योगी सरकार इस पर पहले ही अपना जवाब दे चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना पूरा भाषण संभल के इर्द गिर्द ही दिया था। 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा।
संभल पर समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां मस्जिद के सर्वे को लेकर जानबूझकर तनाव पैदा किया गया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धरारवादी पार्टी है, धरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। अन्याय तो हम लोग आप लोग जानते ही हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के तो अब तो चर्चाएं आम हो गई हैं। उन्हीं के अपने लोग भ्रष्टाचार के किस सीमा तक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये बात तो पत्रकार साथी ज्यादा समझते होंगे, या राजनीति को जो समझते होंगे वो बेहतर समझते होंगे कि कौन किस पे आरोप लगवा रहा है भ्रष्टाचार के। लखनऊ वाले दिल्ली पर और दिल्ली वाले लखनऊ पर लगवा रहे हैं। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। इन दोनों में कभी एक पड़ला ऊपर हो जाता है तो कभी दूसरा। इसी डिसबैलेंस को छुपाने के लिए संभल जैसी साजिश की गई है। और जो इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में संभल के दंगों का लंबा इतिहास भी गिनवाया था। मुख्यमंत्री ने कहा था इसकी शुरुआत तो 1947 से ही हो गई थी। उसके बाद 1948 में 6 लोग मारे गए, 1958 में भी दंगा हुआ, 1962 में भी हुआ, 1976 के दंगे में 5 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने बताया था कि 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 1980 में फिर दंगा हुआ। इसके बाद 1982, 1986, 1990, 1992 में दंगे हुए। 1996 के दंगों में फिर 2 लोग मारे गए थे। इससे पहले सोमवार को संभल हिंसा मामले में एक महिला की गिरफ्तारी की गई। जिक्रा नाम की महिला पर पुलिस के ऊपर पथराव करने का आरोप है। पथराव के दौरान पुलिस ने वीडियो बनाया था और अब उसी वीडियो से महिला की पहचान हुई है। हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस पार्टी के साथ ही डीएम और एसपी पर भी छतों से पथराव किया गया था। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। यहाँ के बीजापुर में नक्सली हमले में 8 जवानों की शहादत के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली। सरकार ने प्रण लिया है कि अगले साल तक धरती को नक्सल विहीन कर देंगे, लेकिन बीजापुर में हुए हमले की चूक की तरफ भी संकेत करता है। अगर कुछ सावधानियों का ध्यान रखा गया होता तो शायद हमारे जवान आज जीवित होते। बीजापुर में सोमवार को शहीद जवान सुदर्शन का शव जब आज उनके गांव पहुंचा तो दर्द को बेइंतहा बढ़ा देने वाली तस्वीरें दिखी। शहीद जवान सुदर्शन के पार्थिव शरीर को उनके 2 महीने के बेटे से मुखाग्नि दिलाई गई,
जिसने भी ये तस्वीर देखी वो सिहर गया। यकीनन ये तस्वीर देश ने नक्सलियों के खात्मे का जो प्रण लिया है उसके लिए सुरक्षा बलों की इच्छा शक्ति को और मजबूत करेगी। लेकिन सवाल है कि नक्सली सफाया कब तक होगा। कहां तो तय था कि छत्तीसगढ़ को नक्सलहीन बनाएंगे और कहां नक्सलियों के घात लगाकर किए गए बारूदी हमले में नौजवानों को शहादत देनी पड़ी। बीजापुर में बेदरे कुटरू मार्ग पर अंबेली गांव में हुए नक्सली हमले में शहादत देने वाले जाबाज हैं बुधराम कोरसा, पिता श्री पांडु कोरसा, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़। सोमड़ू वेट्टी, पिता श्री सन्नू वेट्टी, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। सुदर्शन वेट्टी, पिता श्री आशाराम, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। सुबरनाथ यादव, पिता श्री श्रीधर यादव, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। हरीश कोर्राम, पिता गोंडू, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। डुम्मा मरकाम, पिता श्री आयतू मरकाम, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। पंडरू राम पोयाम, पिता स्वर्गीय श्री जोगा पोयाम, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। बामन सोढ़ी, पिता स्वर्गीय श्री हड़मा सोढ़ी, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़। और वाहन चालक तुलेश्वर राणा, जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़। घर वालों के आंसुओं, शोक और संताप के बीच पुलिस लाइन दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री विष्णु साय ने इन जवानों को श्रद्धांजलि दी। नक्सली बौखलाहट में हैं और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एनडीटीवी ने आपको दिखाया था कि नक्सलियों ने घात लगाकर जो कायराना हमला किया था वो कितना खौफनाक था। वो धमाका इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी का एक हिस्सा हवा में उड़कर पेड़ पर अटक गया। एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से पता चलता है कि माओवादियों ने विस्फोट के लिए फॉक्सहोल तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक में माओवादी पहले सड़कों पर बड़े गड्ढे खोदते हैं, फिर इन गड्ढों को पत्थरों से भर देते हैं। एंटी माइन ऑपरेशन के दौरान इन गड्ढों का पता नहीं चल पाता। जब माओवादी किसी धमाके को अंजाम देने वाले होते हैं तो वो इन गड्ढों में विस्फोटक यानी आईईडी भर देते हैं और ऊपर से उन्हें पत्तों से ढक दिया जाता है। जब सुरक्षा बलों की गाड़ियां इन गड्ढों के ऊपर से गुजरती हैं तो धमाके की चपेट में आ जाती हैं। यही फॉक्सहोल तकनीक बीजापुर में जवानों की शहादत का कारण बनी, जिसके बाद अब डीजीपी से लेकर दूसरे आला पुलिस अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करके पता कर रहे हैं कि चूक कहां हुई। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा के साथ एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी सुंदर राज भी मुआयने वाली जगह मौजूद रहे। एसओपी की बात अगर करें तो आप जैसा बीजापुर की हम बात करें या फिर इन क्षेत्रों की बात करें तो एसओपी का कोई बहुत सारे स्तर के एसओपीज होते हैं और यहाँ जो एक एसओपी होता है उसका तो पालन हुआ था, लेकिन लगातार उनके टैक्टिक्स में भी चेंज होता है, नक्सलियों के टैक्टिक्स में भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमें ये झेलनी पड़ी है।
सर भागे हुए नक्सलियों को पकड़ने के लिए क्या ऑपरेशन और भी लॉन्च किया जाएगा सर? ये लगातार हम ऑपरेशन कर रहे हैं और हम ऑपरेशन और भी लॉन्च करेंगे। जो भी लोग इनके पीछे इन्वॉल्व हैं उनको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन बीजापुर नक्सल हमले के बाद सवाल उठता है कि इतनी बड़ी खुफिया नाकामी कैसे हुई। सुरक्षा के लिए जरूरी मानकों यानी एसओपी की अनदेखी क्यों की गई? एसओपी के मुताबिक उन्हें बुलेट प्रूफ व्हीकल मिलना चाहिए था, फिर सामान्य गाड़ी से इन्हें क्यों वापस लाया जा रहा था? सूत्रों ने यह भी कहा कि डीआरजी के जवान आमतौर पर पैदल या बाइक से चलते हैं, फिर एसओपी की अनदेखी क्यों की गई? इन सवालों का जवाब अभी सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के पास नहीं है। ये बहुत विभत्स घटना है और एक बार फिर से माओवादियों ने अपनी उपस्थिति और एक मैसेज देने की कोशिश की है माओवादियों ने, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक ये समाप्त होने का दावा है और सफल हैं भी जवान। 2024 में बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं जवानों के पास में सफलता के, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मुझे लगता है कि मैसेज के साथ जवानों के मनोबल को तोड़ने के लिए माओवादी इस तरह की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। अबूझमाड़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाकर ही ये जवान लौट रहे थे, लेकिन इनकी शहादत के बाद अब ये जरूरत महसूस होने लगी है कि नक्सलियों के संपूर्ण सफाई के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। बीजापुर में घटनास्थल से विकास तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नक्सलियों के अलावा आतंकवाद भी देश के लिए सामने एक और बड़ी चुनौती है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब भारतीय न्याय संहिता अमल में लाई गई तो उसमें एक खास प्रावधान तय हुआ था। प्रावधान ये था कि देश का दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो, उसके खिलाफ ट्रायल चलाना आसान हो जाएगा और एक बार सजा मिल गई तो उसे देश वापस लाना भी मुमकिन होगा। आज उसी दिशा में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल पोर्टल की शुरुआत की है। There are many harmful globalized threats that the world faces. Terrorism, corruption, drug trafficking, poaching, and organized crime. When threats are global, the response cannot be just local. क्या भारत के खिलाफ अपराध करके भारत से दूर छिपकर बैठे देश के दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। लेकिन भारत पोल पोर्टल के जरिए भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ना कैसे आसान हो जाएगा? तो रियल टाइम बेसिस पर अपराधियों के बारे में जानकारी और तमाम जो सूचना है वो राज्यों की पुलिस और एजेंसियां सीबीआई को दे पाएंगी और सीबीआई भी तमाम जानकारियां जो राज्यों की पुलिस है और जो एजेंसियां हैं उनको डिजिटल तरीके से तुरंत दे पाएंगी। इसमें समय बहुत बचेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी देश में कोई अपराधी बैठा हो उसके खिलाफ समय से कार्रवाई हो पाएगी। अब मान लीजिए दाऊद इब्राहिम है जो पिछले 30 सालों से पाकिस्तान या दुबई में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका मूवमेंट कहाँ है, उसकी जानकारी अब तुरंत मिल पाएगी क्योंकि तमाम जो हमारी एजेंसियां हैं और राज्यों की पुलिस है वो एक साथ
डिजिटल तरीके से भारत पोर्टल के जरिए सीबीआई से संपर्क में रहेगी और तुरंत जानकारी शेयर हो पाएगी। तो उसकी लोकेशन मिलने के बाद हो सकता है कि उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो पाए। इसके साथ ही तमाम जो बड़े गैंगस्टर हैं, गोल्डी बरार है, रोहित गोदारा है, अनमोल बिश्नोई है, इसके अलावा और जो गैंगस्टर हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनके बारे में रियल टाइम बेसिस पर, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो या फिर किसी और राज्य की पुलिस हो, वो समय से सीबीआई को जानकारी शेयर कर पाएगी और सीबीआई ये जानकारी आगे इंटरपोल को देगी, जिससे कि समयबद्ध तरीके से इसमें आगे एक्शन लिया जाएगा। भारत पोल पोर्टल आखिर काम कैसे करेगा? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भारत पोल के जरिए देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस, देश की सभी जांच एजेंसियां आपस में कनेक्ट रहेंगी। यानी देश भर की पुलिस इस पोर्टल के जरिए सीबीआई, ईडी और एनआईए से जुड़ी रहेगी। यानी इस पोर्टल से किसी भी तरह की वारदात, फिर चाहे वो आतंकवाद से जुड़ी हो, ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़ी हो या साइबर क्राइम हो, इसके अपराधी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपराध को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर विदेश भाग जाने वाले तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य की पुलिस और कोई भी जांच एजेंसी इंटरपोल से इसके लिए संपर्क कर सकेगी। इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। इंटरपोल से जुड़े 195 देशों की पुलिस से मिली जानकारी और भारत से भेजी गई जानकारी अब रियल टाइम में उपलब्ध होगी और किसी भी देश में बैठे भगोड़े तुरंत पहचान लिए जाएंगे। हालांकि इस पोर्टल का गेटवे सीबीआई होगी, यानी इंटरपोल को जो भी अनुरोध जाएगा या आएगा वो सीबीआई के जरिए ही होगा। तो ये जो पोर्टल है, ये एक तरह का डिजिटल ऐसा माध्यम है जो सभी राज्यों की पुलिस और सभी एजेंसियों को सीबीआई के साथ इंटरकनेक्ट करेगा और फिर सीबीआई जो है एक नोडल एजेंसी के तौर पर जो काम कर रही है वो उनकी सूचनाओं को आगे बढ़ाएगी, या इंटरपोल से कोई जानकारी आएगी तो वो राज्यों की पुलिस या फिर जो एजेंसियां हैं उनके साथ शेयर करेगी। और अगर किसी स्टेट में कोई अपराधी छुपा हुआ है जो विदेश में वांटेड है, उसके खिलाफ भी समय से कार्रवाई हो पाएगी। तो ये जो एक पोर्टल है भारत पोल, ये एक अपराध की दुनिया में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए और अपराध पर शिकंजा कसने के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको असम ले चलते हैं, जहां एक कोयला खदान में पानी भर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 9 मजदूर अभी भी खदान में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीटीवी के साथ साथ पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि खदान में जो 9 जिंदगियां फंसी हुई हैं वो सही सलामत खदान से बाहर आ जाए। आपको उन 9 लोगों के नाम बता देते हैं। पहला नाम है गंगा बहादुर। ये नाम खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जारी किए। दूसरा नाम है हुसैन अली, तीसरा नाम है जाकिर हुसैन, चौथा नाम है सर्प बर्मन, पांचवा नाम है मुस्तफ़ा शेख, छठवां नाम है खुशी मोहन, सातवां नाम है संजीत सरकार और 8वां नाम है लीजन मागर। तो ये वो नाम हैं जो अभी भी खदान में फंसे हुए हैं और पूरा देश दुआ कर रहा है कि इनके जो रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो पूरी तरह से सफल हो और सभी सही सलामत रहे। तो चलिए, हादसा सोमवार को हुआ था। इसके बाद से बचाव कार्य लगातार जारी है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन फिलहाल 100 फीट की गहराई पर मौजूद पानी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कोयले की खदान है या मौत का कुआं? असम में बड़ा खदान हादसा हो गया। दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर गया और 3 मजदूरों की मौत हो गई।
इसके साथ ही कई मजदूर खदान में फंस गए। प्रशासन को जैसे ही खदान हादसे की खबर मिली, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए सेना भी पहुंच गई। सेना के गोताखोर और इंजीनियर ने खदान में लापता मजदूरों की तलाश शुरू कर दी। बचाए गए मजदूरों के इलाज में देरी ना हो, इसके लिए सेना की मेडिकल टीम को भी तैनात कर दिया गया। अभी तक ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो कल से शुरू हुआ तो अभी तक नहीं किसी का पता हम लोग नहीं लगा पाए। अभी तक प्रयास जारी है। लगभग 9 से 10 बार लोग नीचे गए हैं। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, असम राइफल हो, आर्मी हो, सबके लोग जा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि कुछ ही आने वाले कुछ ही समय में नेवी के लोग भी आएंगे, एयरफोर्स के लोग भी आए हुए हैं, जिनका हेलीकॉप्टर लेके वो सारे रेकी कर रहे, सर्च कर रहे सारी चीजों का। मौके पर मौजूद लोगों ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि खदान में अचानक पानी भरने लगा। ये इतनी तेजी से हुआ कि मजदूरों को खदान से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मेरा एक जमाई, छोटा जमाई, हाँ। वो भी इसमें गिरा हुआ है। तब बच्चा जन्म हुआ है काली पूजा में, बेचारा छोटा सा कितना आदमी होगा अंदर में? ये बोल नहीं सकता, हम भी उमरंग से आने वाला है। लेकिन आपका जमाई अंदर में है। इसी रास्ते से ये जो दुर्गम कोल क्वेरी में लोग जाते थे और इसीलिए शायद जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको भी समय लगा। मगर इसके बाद आज सुबह से जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पे तेज़ी आई, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल टास्क फोर्स को पहले एयरलिफ्ट किया गया और वहाँ पे ड्रॉप किया गया। और इसके साथ कल रात को एनडीआरएफ भी इसी रास्ते से पहुंची। बताया जा रहा है कि अवैध खदान है जिसमें 100 फीट तक पानी भर गया, जिसे 2 मोटर की मदद से निकालने की कोशिशें जारी हैं। उमरा गसो थाने की पुलिस ने अवैध खदान चलाने के आरोप में पुनीश नुनिसा नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खदान के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। तो एनडीटीवी पे मेरे साथ इतना ही। खबरों की खबर में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।